हेलो बच्चों। तो हम लोग आज एक नए यूनिट में एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव प्रजनन। और बेसिकली बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट में से फेवरेट टॉपिक होता है। तो सब लोग आज हम लोग डिटेल से जानेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनके अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, जिसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नीट के पर्पज से बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव जनन को समझने से पहले हमें उनके अंदर जो भी सिस्टम पाए जाते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों के बारे में पहले डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है, जानना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है मादा जनन तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग गेमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक जनन के बारे में। चौथा पढ़ेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र जो आते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा जो हम पढ़ेंगे निषेचन एवं अंतररोपण के बारे में पढ़ेंगे। छठवा हम लोग पढ़ेंगे गर्भावस्था कैसे होती है एवं भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण। तो ये बेसिकली जो भी चीजें हैं, इतने सारे जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड बात करें हम लोग तो नीट में जब हम बात करते हैं तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। और इससे रिलेटेड एक और चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दोनों जो चैप्टर है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो जब हम इनके बारे में प्रॉपर स्टडी कर लेंगे तभी हमें नेक्स्ट चैप्टर भी इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो डायग्राम भी दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स मिलकर क्या चीजें करती है, उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा होगा। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, देखें कि प्रजनन जो होती है, मानव प्रजनन में जो प्रजनन है ना, उसमें प्रजनन का मतलब ये होता है अपने समान जीव उत्पन्न करना। प्रजनन का मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, न सिर्फ ह्यूमन बट ऑल्सो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीवों के अंदर में ऐसी प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति की जाती है। तो उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, प्रजनन, या इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान जीवों को उत्पन्न करना। तो चूंकि ह्यूमंस भी जो होते हैं क्या होते हैं, इन लोग लैंगिक प्रजनन है, मतलब लैंगिक प्रजनन होती है किसमें, मनुष्यों में। और इसकी वजह से, और हम जानते भी हैं, ये जो होते हैं जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब क्या है, विविपैरस एनिमल है। विविपैरस का मतलब ये होता है कि बच्चे देने वाले। ठीक है, बच्चे देने वाले या बच्चे उत्पन्न करने वाले एनिमल्स, बच्चे उत्पन्न करने वाले विविपैरस एनिमल होते हैं। ठीक है, चूंकि लैंगिक प्रजनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और उसमें हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग भी यही होता है कि 2 अलग अलग गेमिट जो होंगे उनका फ्यूजन होगा, और 2 अलग अलग गेमिट जो होंगे वो अलग अलग बॉडी में, या बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होगी। तो देखो जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस के अंदर में मेल एंड फीमेल पार्ट होंगे। तो मेल वाला जो पार्ट रहेगा और फीमेल वाला पार्ट, इन दोनों के अंदर में गेमिट प्रोडक्शन होगा। तो जो मेल के अंदर जो गेमिट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर बनती है गेमिट उसको बोलते हैं हम क्या, ओवम। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या फॉर्मेशन होती है, तो इन दोनों के मिलने से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट जो होती है वो होती है क्या, तो वो होती है 2n कंडीशन में। मतलब ये बोला जाए कि जो जाइगोट रहती है उन दोनों, इन दोनों गेमिट या युग्मक के फ्यूजन या मिलन से बनती है, और यही जाइगोट जो है आगे किस में बदल जाती है, एम्ब्रियो में बदल जाती है। और यही एम्ब्रियो फिर आगे चल के चाइल्ड में, या बोल सकते हैं इन्फेंट में बदल जाती है, मतलब नवजात शिशु में बदल जाती है। तो ये जो पूरे प्रोसेस हैं, इन पूरे प्रोसेस को शुरू होने से लेकर पूरे कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसेस को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है,
तो बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन में हमारा दिया है उसको देखते हैं कि ये जो प्रजनन होती है मानव में, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है घटना। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज होने से पहले इवेंट्स होते हैं, और वही इवेंट जो होती है आगे पूरे प्रोसेस को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा युग्मक निर्माण। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि ये दो युग्मकों के मिलने से क्या बनती है, एम्ब्रियो, और वही चाइल्ड में, बच्चे में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप होगा क्या, युग्मक निर्माण ही पहले होगा। तो देखो मेल में क्या बनती है, स्पर्म बनती है, और फीमेल में क्या बनती है, ओवम बनती है। तो मेल और फीमेल में अलग अलग, दोनों में, मेल में स्पर्म बनेंगे और फीमेल में क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे मेल के अंदर स्पर्म बनती है, वो फीमेल के अंदर ओवम से मिलने के लिए जाएगी, तो इसके लिए फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म का स्थानांतरण को इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इसमें मदद करती है पेनिस, जो पेनिस रहती है उसके द्वारा इजैकुलेशन किया जाता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या विजाइना के अंदर में स्पर्म को रिलीज किया जाता है, ताकि वो जो स्पर्म बना हुआ था मेल के बॉडी में, टेस्टिस के अंदर में, वो किस में चले जाए, वो फीमेल ट्रैक में चले जाए। तो फीमेल ट्रैक के अंदर में स्थानांतरण होती है, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या है। तो इंसेमिनेशन का मतलब वही है कि मेल का जो स्पर्म है, या बोल सकते हैं सीमन जो है, उसका इजैकुलेट होना और किस में चले जाना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, मतलब मादा लैंगिक अंगों में चले जाना ही क्या कहलाती है, इंसेमिनेशन कहलाती है। तो पहला स्टेप है युग्मक निर्माण, और युग्मक जब बन जाती है तो दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल जेनेटल ट्रैक में चली जाती है, तो उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलेंगे। इसके बाद जैसे वो चले जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो मेल युग्मक और फीमेल युग्मक का फ्यूजन निषेचन कहलाता है। तो जो हम लोग यहाँ पर देखे, मेल एंड फीमेल दोनों जब आ रही थी और दोनों के मिलने से जो बन रहा था, है ना, स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जाइगोट। तो इनके जो मिलने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, और निषेचन कहलाता है जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। वही बात बताया मैंने कि जब दोनों युग्मक मिलते हैं तो युग्मक के मिलने से क्या बनती है, या उसके मिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप ही क्या बनती है, जाइगोट बनती है। ठीक है, अब देखो ये जाइगोट जाइगोट ही नहीं रहती, इसके अंदर में डिवीजन होगा, क्लीवेज होती है। तो क्लीवेज होने के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है एवं विकास। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो जानेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट जो होती है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आते हैं, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा और उनका डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वॉल से अटैचमेंट होगा। ब्लास्टोसिस्ट जो होगा यूट्रस की, है ना, वॉल से जाके अटैचमेंट हो जाएगी, और उसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। वही ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस के फंडस रीजन में जाके सबसे ज्यादा वहीं पर ही जाके क्या होती है, इम्प्लांटेशन। तो वहां के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, जो अटैचमेंट होती है उसको। ठीक है, उसके आगे और देखें, भ्रूणी विकास होगा। अब चूंकि यूट्रस के वॉल से क्या हो गई, जाके अटैच हो गई, तो उसकी वजह से गेस्टेशन पीरियड आएंगे, मतलब गेस्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं क्या, भ्रूणी विकास। ठीक है, अब भ्रूणी विकास होने के बाद में विद इन 9 मंथ के बाद में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब प्रसव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पूरे प्रोसेस है यहाँ से लेकर 7 नंबर तक, ये पूरे प्रोसेस को हम पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये कैसे कैसे होती है उन सब के बारे में भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो ये आउटलाइन है सिर्फ, है ना, हम लोग एक समरी के रूप में स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। सीधी सी बात है ना, ये जो है चाइल्डहुड स्टेज में, या बोला जाए कि बाल्यावस्था, या बोला जाए कि जो अर्ली स्टेज होती है बिफोर 13-14 ईयर, उसमें नहीं होती। बाद में प्यूबर्टी का मतलब यही होता है कि जब लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों में प्यूबर्टी जब आ जाती है उसके बाद ही ये सब इवेंट शुरू होते हैं, उससे पहले ये इवेंट्स नहीं होते रहते। ठीक है, तो याद रखना प्यूबर्टी के बाद में ही क्या होती है, ये सब प्रोसेस होती है। दूसरा, मेल में या इवेंट्स ओल्ड मेन में भी होते रहती है, जबकि फीमेल में 50 ईयर वर्ष की आयु के बाद में ओवम निर्माण रुक जाती है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार जब स्टार्ट हो गया रहता है 12 से 13 साल के स्टेज में, वहां से लेकर जीवन पर्यंत, या जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाता, या जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है। जबकि फीमेल में
ओवम जो होती है वो 50 ईयर के अराउंड में लगभग लगभग क्या हो जाती है, ओवम निर्माण बंद हो जाती है। उसके बाद में फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ओवम का निर्माण जो होती है क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को जानना है। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इनको हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो जानेंगे डिटेल से। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में ये जानना है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग, और मनुष्य जो है लैंगिक प्रजनक प्राणी होती है, और जरायु जो होती है मतलब बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें। ठीक है, इसको देखते हैं। ये तो हम लोग पढ़ लिए, प्रजनन में अपने समान जीव उत्पन्न किया जाता है, मनुष्य लैंगिक प्रजनक प्राणी है, ये सब चीज जान गए। अब हम लोग मानव जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी हैं, है ना, उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो मानव जनन तंत्र के अंतर्गत दोनों हैं, मेल वाले में भी रहते हैं, फीमेल वाले में भी रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, पुरुष जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम इन दोनों को के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल में। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी जहाँ पर जो पार्ट्स रहते हैं उन सब के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे जब ये आएगा तो। ठीक है, इसके आगे देखें। अब हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको देखते हैं। तो देखो, पुरुष जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें जानना है, तो यहाँ हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज क्या है कि यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें बेसिकली दो प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब ये है कि एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग होती है और दूसरा होती है क्या, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग उसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म का निर्माण करने के लिए यहाँ पर रहती है क्या, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर में मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण। और ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड टेस्टिस रहते हैं, मतलब एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। तो यही क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। मतलब पुरुषों में, मतलब मेल के अंदर में टेस्टिस ही ऐसा होती है, स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ही स्पर्म प्रोडक्शन किया जाता है। तो याद रखना है, टेस्टिस के अंदर में मतलब वृषण के अंदर में क्या होती है, स्पर्म। इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेस्ट सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और जाने तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ASO यानी कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है उनको। ठीक है, तो सबसे पहला जो बताया, ये वाला जो दिया गया है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जबकि ये वाले जो है एसेसरी डक्ट्स वगैरह जितने भी आएंगे उन लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि यहाँ पर दो चीजों के बारे में हमें जानना है। पहला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आती है, टेस्टिस पेयर्ड में है। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं इतने सारे लोग। तो उसमें से टेस्टिस के अंदर से जो शुरू होने वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसको हम जानते हैं। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिस जो रहती है ना, इसके अंदर में रहते हैं रेटी टेस्टिस। इस सीक्वेंस को भी याद रखना, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना, यहाँ देख सकते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होती है उससे लेकर बाहर तक पूरे आने वाले, मतलब ये पेनिस तक आने वाली जितने भी स्ट्रक्चर है उन सबको जानते हैं। तो सबसे अंदर में टेस्टिस के अंदर में रहती है क्या, रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस भी कैसे रहती है उनको भी हम समझेंगे अभी। तो अभी ये जानना है कि एसेसरी जो डक्ट होते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें इन लोग इंक्लूड होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कौन, रेटी टेस्टिस। फिर उसके बाद में क्या है, वासा एफ्रेंसिया। फिर तीसरा नंबर में एपिडिडाइमिस। फिर चौथा वास डिफरेंस। फिर पांचवा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। छठवा होता है सेमाइनल वेसिकल। और सातवां होता है क्या, काउपर्स ग्लैंड, या इसका और एक नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती है। तो ये सब जो होती है उसमें से, ये सब तो क्या है, एसेसरी डक्ट्स वगैरह है। उसमें से ये जो तीनों है, बेसिकली ये तीनों क्या है, तो ये तीनों होती है एसेसरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, क्या होती है ये एसेसरी ग्लैंड्स, मतलब इसी के सिक्रीशन से क्या बनेगी,
सीमन बनती है, तो सेमाइनल प्लाज्मा बनते हैं इन्हीं के सिक्रेशन से। जबकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म बनती है, और ये जो इनका सिक्रेशन जो रहता है म्यूकस के जैसा है ना, स्ट्रक्चर म्यूकस जैसा पदार्थ जो है बनाती है, उसमें किसका किसका रोल रहता है, इन तीनों ग्लैंड्स का, किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर एक चीज भी दिख रहा होगा क्या, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है, एक ही रहती है, जबकि सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड जो होते हैं पेयर्ड में रहते हैं, मतलब दो दो होती है वो, ठीक है। तो ये भी जानना है हमें। तो बेसिकली हम लोग क्या जाने, यहाँ पर पेयर्ड टेस्टिस होती है, मतलब एक पेयर में रहेगी, दो ही टेस्टिस है। उसके अलावा दूसरा हम क्या जाने, एसेसरी डक्ट्स में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। तीसरा हम जाने इस एसेसरी डक्ट में से ये जो तीन है लास्ट के, पीएससी है ना, पीएससी जो है, पीएससी याद रखना है क्या होती है, एसेसरी ग्लैंड्स है, मतलब इसका इससे सिक्रीशन होती है, मतलब ग्रंथि होती है, सहायक ग्रंथियां हैं ये। और चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मतलब पेनिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कुछ डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो भी हम पढ़े हैं उसका डायग्राम को यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो, जो सबसे अंदर में स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ना। टेस्टिस के बाद में यहाँ से सबका यहाँ पर लेबलिंग किया गया है। तो जो इंटरटेस्टिकुलर जो डक्ट्स होते हैं उसके अंदर में ये सब आती है, रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, और यहाँ पर एपिडिडाइमिस, ये सब क्या होती है, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स हैं। जबकि इसके बाहर वाले लोग क्या है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। इसका मतलब क्या, टेस्टिस के अंदर में ये तीनों लोग रहते हैं, टेस्टिस के जस्ट बाहर निकला हुआ एक देखो पाइपलाइन के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो होती है वो होती है क्या, वाज डिफरेंस। तो वाज डिफरेंस से बाहर हो जाती है, ठीक है। वाज डिफरेंस के बाद में अलग अलग और आते हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर होती है ये। और उसके बाद में ये यूरेथ्रा के साथ में कॉमन ओपनिंग होता है इनका। यूरेथ्रा का मतलब क्या होता है, जिनके थ्रू यूरिन पास आउट होती है, उसी के साथ में कॉमन हो जाती है यहाँ से। यही कारण है कि स्पर्म का जो रिलीज है, या सीमन रिलीज, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, यूरिन एक साथ रिलीज नहीं हो सकता। मतलब जिस टाइम में यूरिन होते रहता है उस टाइम में स्पर्म रिलीज नहीं हो सकता, दोनों का पाथवे एक ही होता है, ठीक है। और दोनों का मैकेनिज्म भी अलग अलग होती है, क्योंकि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल रहती है, और एक जो रहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल रहती है। तो कंट्रोल की जो क्षमता है अलग अलग होती है ब्रेन के पास से, इसीलिए इसमें यूरेथ्रा के थ्रू एक साथ दोनों बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है टेस्टिस के अंदर में, ये स्क्रोटम होती है। तो स्क्रोटम आउटर लेयर होती है इसकी। तो स्क्रोटम क्या करती है, तो स्क्रोटम करती है यहाँ पर, स्क्रोटम करती है इसको कवरिंग करने का काम करती है, किसको, टेस्टिस का, ठीक है। बाकी और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई दे रहा है ना, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, रेक्टम और एनस वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ में। हमें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना है यहाँ पर। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर से देखेंगे तो ये जो है दिखाई देती है, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर एब्डोमेन के क्षेत्र में होती है, उसका नाम है क्या, पेनिस। और पेनिस से क्या होती है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है, ठीक है। इसके बीच से आए हुए रहते हैं क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब होता है यहाँ पर से यूरिन एंड सीमन दोनों रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसके जो आउटर लेयर जो है, ये वाला जो पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस जो रहता है स्लाइटली पिंक जैसा स्ट्रक्चर रहता है, स्पॉन्जी टिश्यू से बना रहता है, और इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्लांस पेनिस यहाँ पर है, और इसको कवरिंग करने के लिए यहाँ पर कवर लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। और एक और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बचे यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें तो यूरिन आती है, किडनी वाले फंक्शन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये आउटलाइन स्ट्रक्चर अभी जाने, इन सब के फंक्शन भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ये टेस्टिस है, स्क्रोटम है, इसके बाहर की ओर में एपिडिडाइमिस होती है, एपिडिडाइमिस ही बाहर आती है, फिर उसके बाद में वाज डिफरेंस। तो वाज डिफरेंस के बाद में फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट से, मतलब यहाँ पर से सेमाइनल वेसिकल मिलती है, फिर उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड मिलते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर ही प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। तो ये जो है आउटलाइन स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, पेयर्ड टेस्टिस। टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखें कि टेस्टिस एक्चुअल में दिखती कैसे है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनको पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, पहला लाइन ही वही लिखा है, प्राथमिक लैंगिक अंग होती है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग होती है कौन, ये जो टेस्टिस है वो क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। तो देखो बेसिकली टेस्टिस के अंदर में दो प्रोसेस होगी, कौन कौन से,
पहला तो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा ये, दूसरा क्या करेगी ये, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी रिलीज करती है। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत ये दो चीजें हैं, क्या कि ये शुक्राणु उत्पन्न करेगी, साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी रिलीज करेगी। ठीक है, उसके बाद में देखें पेट के अंदर विसर्ड बने हुए रहते हैं, मतलब जब स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक लाइफ रहता है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर में ये जो टेस्टिस रहता है वो बन गया रहता है, बाद में जब 9वें महीने तक आते रहते हैं डिसेंड डाउन हो जाता है, मतलब ये स्टमक के अंदर बना हुआ रहता है, बाद में इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद या गर्भावस्था के 8वें महीने में ये वे इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से अंडकोश की थैली मतलब वृषण कोश में उतरते हैं। मतलब ये है कि जब ये बनते रहती है उस टाइम में ये स्टमक के अंदर में रहती, बाद में डिसेंड डाउन हो जाती है। डिसेंड डाउन का मतलब ये होता है कि स्टमक वाले जो रीजन रहते हैं उसके जस्ट नीचे या ओपनिंग में बोला जाए तो उसके नीचे आ जाती है। तो किसके माध्यम से आती है, ये इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से आती है। तो इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से ऐसे टेस्टिस उतर के नीचे में आ जाती है। ठीक है, आगे और देखें वृषण कोश ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, है ना, चाहते तो स्टमक के अंदर भी रह सकती थी टेस्टिस, है ना, बाहर में क्यों आती है, तो बाहर आने का रीजन क्या है कि वृषण कोश का कम तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, वृषण के समुचित कार्य और शुक्राणु जनन में मदद करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि डिसेंड डाउन शुक्राणु जो प्रोडक्शन करेंगे मतलब स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे वो कौन होती है, टेस्टिस यानी कि वृषण। तो वृषण जो होती है वृषण कोश मतलब होती है स्क्रोटम, इस स्क्रोटम में आ जाती है। तो स्क्रोटम में आने का उसका रीजन है क्या कि यहाँ पर कम टेम्परेचर होते हैं, कितने बॉडी टेम्परेचर से, तो बॉडी टेम्परेचर हम जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना हुआ रहता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहती है। लेकिन जब हम टेस्टिस की बात करते हैं या वृषण कोश की बात करते हैं तो यहाँ का जो तापमान है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, कम रहता है। तो मतलब बोला जाए तो यहाँ पर 34.5 से लेकर टू 35 डिग्री सेल्सियस होते हैं तापमान। ठीक है, और ये जब तापमान कम रहती है तभी जाके क्या हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन और शुक्राणु जनन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का जो रिलीज या उत्पादन बोल सकते हैं ये दोनों समुचित रूप से हो पाएंगे। यदि इतना टेम्परेचर नहीं रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, मतलब शुक्राणु जनन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो बात बोलता है तो वहां से AR वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी जानना है कि सर्टेन रीजन वाले क्वेश्चन बनेंगे। इसमें देंगे कि वृषण कोश का तापमान मतलब वृषण जो होती है मतलब टेस्टिस जो होती है इसके टाइम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में वो नीचे आ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है। इसका रीजन लिखा रहेगा क्या, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला रहेगा। तो कितना कम होता है, तो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। ठीक है, क्लियर, तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हुआ होगा। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम में टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो होती है स्क्रोटम जो आउटर लेयर है इसके अंदर में रहती है टेस्टिस, है ना, उसके सबसे है ना ये सब चीज जो होती है इसके अंदर अभी और देखेंगे हम लोग। एपिडिडाइमिस जो है बाहर आती हुई संरचना है, उसके बाद में वाज डिफरेंस, तो ये सब चीज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज है ना, यहाँ से टेस्टिस के बारे में जानते हैं तो ये सब डायग्राम बना के दिखाएं ताकि जो हम पढ़ते हैं उसको हम लोग देख सके। ठीक है, डायग्रामेटिकली पढ़ने का अर्थ यही है कि हम जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में कैसे दिखती है और किस टाइप से रहती है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल इन चीज़ों के अंदर हम लोग कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग डायग्रामेटिकली देख के जानेंगे कि ये चीज़ें हैं इसमें से ये चीज़ काम करती है, और इन चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में यदि आउटलाइन जानेंगे तभी हम अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं, देर तक याद भी रहेगा हमें। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग कि पेयर्ड टेस्टिस के अंतर्गत में क्या होती है। तो प्रत्येक वृषण आकार में अंडाकार होता है ना, ये बात याद रखना कि ऐसे गोलाकार नहीं रहता है, ये अंडाकार में स्ट्रक्चर में रहते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं वृषण। ठीक है, तो 2 वृषण है तो 2 अंडाकार स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें लंबाई की बात करते हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर ये लेंथ का होता है, चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे याद रख सकते हैं 2 3 4 5, जिसमें से 2 3 क्या है चौड़ाई और लंबाई। अंडाकार का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे है ना, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो इसमें जो इसकी जो चौड़ाई रहती है 2 से 3 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो लंबाई है ऐसे वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद और जानते हैं प्रत्येक वृषण में लगभग
250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसकी संख्या डायरेक्ट डेटाबेस जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देंगे, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या होती है, लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या है वो कितनी होती है, लगभग 250 होती है। तो प्रत्येक विषण में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसकी संख्या को याद रखना और कैसे होती है उनको भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है। मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देखूं, है ना, यहाँ पर से ऐसे बनाने की कोशिश करूं, ये देखो, तो ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होती है इसकी संख्या जो है मान लो कितनी है, 250 होती है। कितने में, एक प्रत्येक विषण में बोल रहे हैं ना हम लोग, मतलब एक ही के अंदर में। तो यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की टोटल संख्या पूछेंगे तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये होती है एक में कितनी है, 250। तो बताओ टेस्टिस की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 इंटू 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। मतलब पेयर्ड, मतलब पूछेंगे तो टोटल संख्या कितनी है पूछेंगे तो कितने है, 500। लेकिन एक में कितना है पूछेगा तो कितना है, 250। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसीलिए याद रखना कि टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या होती है, दोनों में पूछा गया टोटल कुल संख्या कितनी होती है पूछेगा, या पूछेगा कि एक में कितनी होती है, तो उसके हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पर पूछेगा कि दोनों में कितनी होती है पूछेगा तो बताना है 500, जबकि एक में कितनी है, 250। तो ये भी जानना है। और एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस टिब्यूल्स क्या होती है, तो इसी के अंदर में स्पर्म बनते हैं। तो 1 से लेकर 3 तक क्या होते हैं, 250 में 1 से 3, मतलब इसकी संख्या 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। तो चलो इसको कैलकुलेशन करके देखें हम लोग। तो 250 इंटू लगभग 3 करेंगे तो लगभग 750 होगा। और यदि हम 250 को नहीं लेकर हम लोग 500 इंटू 3 करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मतलब ये है कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स की जो संख्या है वो क्या होती है, इसको भी पूछने के चांस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें दे दी गई है, क्या, वृषण कोश मतलब वृषण लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या दी है, और उसके अंदर जो पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है सेमनीफेरस टिब्यूल, उसका भी संख्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल सेमनीफेरस टिब्यूल्स की संख्या होती है कितनी, 1500, जबकि एक के अंदर में सेमनीफेरस टिब्यूल्स की संख्या लगभग हो सकती है कितनी, 750। तो कितने से, तो 1 से लेकर बोले हैं, तो 1 से का मतलब क्या होता है, तो 250 से लेकर ये कितने तक हो सकती है, 750 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 500 से लेकर 1500 तक के हो सकती है, मतलब रेंज है ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कितने क्या क्या होती है, तो उन सब चीजों को अब उसके आगे और देखते हैं। सेमनीफेरस नलिका आंतरिक रूप से, सेमनीफेरस नलिका आंतरिक रूप से क्या करती है देखते हैं। शुक्राणु जनित कोशिकाओं, मतलब शुक्राणु या नर जनक कोशिकाओं और सर्टोली कोशिकाओं की बनी होती है। मतलब देखो क्या होती है कि ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स रहते हैं ना, उनके अंदर में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है या शुक्राणु जो बनाती है, या नर जनक कोशिका जो होती है वो उसके अंदर में रहती है। और उसके अलावा एक और कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका या सहायक कोशिका, वो के साथ में पंक्तिबद्ध होते हैं। मतलब ये है कि दो प्रकार के कोशिका यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरा मिलेगा क्या, सर्टोली सेल। ठीक है, तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है यहाँ पर, तो सर्टोली सेल का काम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु के विकास को आकार और पोषण देती, मतलब शुक्राणु के विकास करेगी और उसमें आकार प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करने का काम करती है ना। यही कारण है कि इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, नर्स सेल या सबटेंटाक्यूलर सेल भी बोलते हैं। मतलब ये नरिशमेंट देने का काम करती है, इसलिए नर्स सेल बोला गया है ना। नरिशमेंट देने का काम करती है कौन, तो करती है कौन, सर्टोली सेल। तो इनके अंदर में सेमनीफेरस टिब्यूल जो होती है, इनके अंदर में दो सेल है। एक सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जबकि दूसरे का नाम सर्टोली सेल है। तो ये दोनों को याद रखना है। और यहाँ से हम डायग्राम से देख भी सकते हैं कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में उसको ही जूम करके दिखाया गया है। तो देखो ये जो होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियम सेल। और इसी स्पर्मेटोगोनियम के आइट साइड में रहते हैं कौन, ये जो है देखो सेकंड नंबर का सर्टोली सेल। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल है, यही स्पर्म बनाएगी और सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं जब गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम जो होती है
यही क्या करती है, इसके अंदर में मियोसिस होगा और मियोसिस होके एक बार मियोसिस होती है तो उससे 4 क्या बनते हैं, है ना, स्पर्म या बोल सकते स्पर्मेटोजोआ बनती है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल के अंदर में मियोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ या लास्ट में क्या बोल सकते हैं, स्पर्म। तो इसके बनने की प्रोसेस को हम लोग गेमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। अभी ये याद रखना है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहती है उसके अंदर में ये स्पर्मेटोगोनियम सेल और सर्टोली सेल होती है, जिसमें से स्पर्मेटोगोनियम सेल का काम होता है क्या, तो इसका काम होता है क्या, स्पर्म बनाना या स्पर्मेटोजोआ बनाना, जबकि इसके अंदर में एक और सेल है सर्टोली सेल, उसका काम होती है क्या, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा। इसके आगे और देखें। ठीक है, और देखते हैं। सेमनीफेरस नलिकाओं अंतराली स्थान के बाहर के क्षेत्रों में शामिल है। छोटी रक्त वाहिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, प्रतिरक्षी रूप से सक्षम कोशिकाएं, लीडिंग कोशिका वृषण हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण करती है। मतलब हम वो बेसिकली देख सकते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनियम सेल ये वाली है और उसके बाद में ये पूरे स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए, है ना, सक्षम है। तो यहाँ पर और भी सेल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल होती है और इंटरस्टिशियल सेल के अलावा यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग ही क्या बोलते हैं, इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। तो ये जो लीडिंग सेल रहती है यही क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज करती है, एंड्रोजन या बोल सकते हैं इसको ग्रुप ऑफ एंड्रोजन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करती है कौन, ये लीडिंग कोशिका या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं जो होती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में अंतराली कोशिका होती है, अंतराली स्थान होता है, उसके बाहर क्षेत्र में ये होती है और यहीं पर क्या आया हुआ रहता है, ब्लड वेजल्स वगैरह भी आए रहते हैं, मतलब ब्लड वेजल्स आएंगे तभी न्यूट्रिशन देंगे। तो यहाँ पर रक्त वाहिका या ब्लड वेजल्स आई हुई रहती है। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स आए रहते हैं। अंतराली कोशिका या लिडिक कोशिकाओं को, है ना, यह इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिका को लिडिक सेल बोलते हैं और इसका काम क्या होता है लिडिक सेल का, तो यही एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो लिडिक सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है एंड्रोजन हार्मोन जो है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ आया होगा। उसके अलावा यहाँ पर प्रतिरक्षी रूप से सक्षम कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ जो होते हैं इम्यूनो कंपिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रतिरक्षी वगैरह देने का काम करती है, मतलब जरूरत के पड़ने पर यहाँ पर फैगोसाइटोटिक करने की जरूरत पड़ सकती है। मान लो कोई स्पर्म यहाँ पर डेथ हो गया कोई भी स्पर्म का, तो उसको खाने का काम करने का काम कौन करती है, सब टेंटाकुलर सेल करती है, या बोल सकते हैं सब टेंटाकुलर सेल तो सर्टोली सेल है, कौन करती है, यहाँ पर हम लोग इम्यूनो कम्पिटेंट सेल जो लगी हुई रहती है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में क्या लगी हुई रहती है, इम्यूनो कम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कम्पिटेंट सेल, तो ये भी लगी हुई रहती है। तो ये भी जानना है हमें कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिका किसको बोलेंगे हम लोग, मतलब जो हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी कि स्पर्म जो होती है वो, है ना, पेनिस के थ्रू बाहर कैसे आना है उसको देखते हैं। तो एसेसरी डक्ट सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं, तो सबसे पहले शामिल होती है क्या, रेटी टेस्टिस, जो इरेगुलर कैविटीज होती है अंदर में बनी हुई रहती है। रेटी टेस्टिस हम यहाँ से डायग्राम से देख भी सकते हैं। रेटी टेस्टिस के बाद में दूसरा आता है वासा एफ्रेंसिया, सीरीज ऑफ फाइन टिब्यूल्स। तो देखो यहां से शुरू होगी फाइन टिब्यूल, देखो ये जो है सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में रहती है रेटी टेस्टिस। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाद में जो आती है ये यहाँ पर का पूरा स्ट्रक्चर कोई बात करें तो इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी बोलते हैं, ट्यूब्यूली रेक्टी। तो सबसे पहले सेमनीफेरस टिब्यूल, उसके अंदर में रहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी, फिर थर्ड नंबर में रहती है क्या, रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। रेटी टेस्टिस के बाद में अगला है चौथा नंबर वासा एफ्रेंसिया है, तो वासा एफ्रेंसिया अंदर में होती है। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर आता है एपिडिडाइमिस का, तो एपिडिडाइमिस होती है, तो बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, और एक और होती है आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस है। उसमें से देखो ये जो एपिडिडाइमिस होती है, एपिडिडाइमिस, उसमें हम लोग जानते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमिस ये वाला हिस्सा है और ये वाला जो है एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है, और ये वाला क्या है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो स्टोरेज स्पर्म टेम्परेली, या एक चीज याद रखना है कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म जो रहती है
कुछ समय के लिए स्टोरेज रहती है, टेम्परेरी अप्रत्यक्ष रूप से स्टोरेज रहती है, कौन, एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा अगला आता है कौन सा, चौथा नंबर, और कौन सा, वाज डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस के बाद में पांचवा नंबर है ना, ये चौथा नंबर, पांचवा नंबर है ये, पांचवा नंबर के बाद यहाँ पर कौन आती है, छठवां नंबर एपिडिडाइमिस के बाद में वाज डिफरेंस। तो इसमें से हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्या देखें, ट्यूबिली रेक्टी। तो ट्यूबिली रेक्टी जो होती है, ये ट्यूबिली रेक्टी सबसे अंदर में है। उसके बाद में दूसरा नंबर रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया। तो ये तीनों जो होती है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स के अंदर में, मतलब टेस्टिस के अंदर में आती है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ भाग जो रहती है एपिडिडाइमिस का, वो भी इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में आते हैं। तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में आती है वो भी। उसके बाद में जो आउटर होती है ये एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट, ये सब चीज जो होते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो आगे और देखें, शुक्रवाहिनी इजैकुलेटरी नलिका बनाने के लिए शुक्राशय के साथ जुड़ता है। मतलब ये है कि इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर बनेंगे, वो शुक्राशय, शुक्राशय का मतलब होता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल के साथ में, सेमाइनल वेसिकल के साथ में क्या होती है, यहाँ पर जुड़ती है और क्या बना देती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। कौन, तो ये बनाती है क्या, एपिडिडाइमिस जो होती है वही। और एपिडिडाइमिस के बाद में क्या, वाज डिफरेंस। तो वाज डिफरेंस के साथ में, वाज डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट बनाने के लिए सेमाइनल वेसिकल के साथ में जोड़ती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, तो सहायक जनन नलिकाओं के द्वारा है ना माध्यम से शुक्राणुओं का गमन कैसे होता है वो जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे अंदर में ये इसका करेक्ट सीक्वेंस याद रखना, इसको नीट पूछता ही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, उसके बाद में रेटी टेस्टिस आती है, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वाज डिफरेंस, फिर कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर उसके बाद में क्या है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो इससे पहले जो कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट होती है, इससे पहले सेमाइनल वेसिकल, और उसके बाद में क्या आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा होती है कौन, तीसरा होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग कार्पर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सब का सिक्रीशन भी यहाँ पर आता है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ऐसे भी याद रख सकते हैं, दूसरा या तीसरा करके, पहला सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो उसके बाद में कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आती है, फिर यूरेथ्रा से होता हुआ यूरेथ्रल मीटस, मतलब यूरेथ्रा के जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, उसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यहाँ से वो बाहर हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखें, मूत्रमार्ग प्रोस्टेट और कॉपर्स की ग्रंथियों की नलिकाओं को प्राप्त करता है और पेनिस से होकर गुजरता है। मतलब ये है कि देखो, ये टेस्टिस से होता हुआ एपिडिडाइमिस में जाएगा, और एपिडिडाइमिस से होता हुआ ये जो जाएगा, एपिडिडाइमिस से होता हुआ जाएगा वाज डिफरेंस में, वाज डिफरेंस से होता हुआ सेमाइनल वेसिकल में। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2, फिर इसके बाद में थर्ड, फिर उसके बाद में सेमाइनल वेसिकल फोर्थ, फिर उसके बाद में पांचवा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर छठवा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर देखो यहीं पर ये सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले एक इजैकुलेटरी डक्ट आती है, जहां पर कॉमन पाथवे होती है। मतलब ये है कि यहीं पर से यूरिन भी गुजरता है, पास आउट होंगे यहीं से यूरिन, और यहीं से क्या होगा, स्पर्म जो रिलीज सेमाइनल वेसिकल के, मतलब सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो भी रिलीज होगा, और स्पर्म के साथ में रिलीज होते हैं यहीं पर, इसीलिए इसको कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोला गया है। फिर उसकी सिक्रीशन में मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, उसी वाले जो द्रव रहते हैं उसमें। फिर उसके बाद में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन मिलेगा। फिर वो जो है एक कॉमन पाथवे यूरेथ्रा के द्वारा नीचे आता हुआ दिखाई देगा, और ये जो है एक पेनिस जो होती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसके थ्रू बाहर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, तो ये बात पूरा समझ आया होगा। तो शुक्राणु के गमन का करेक्ट पाथ क्या है करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखना है SRVEVCU से, ऐसे याद रख लेना है इसको। उसमें से SRV को पहले याद रखना, फिर EVCUU से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, ठीक है, तो इसको भी जानते हैं हम लोग। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां मतलब एसेसरी जो डक्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, तो ये होती है क्या, सेमाइनल वेसिकल, और ये वाली क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये वाली क्या होती है, ये वाली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखो ये तीन चीजें हैं, तो ये होती है, दो रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो एक ही रहता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दो होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि दो है ना, दो, और एक क्या होती है, दो, और ये क्या होती है, एक। तो देखो शुक्राशय की एक जोड़ी होती है, मतलब सेमाइनल वेसिकल की क्या होती है, पेयर्ड होती है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहते हैं क्या रहते हैं, सिंगल रहते हैं। और तीसरा काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ग्रंथियों का एक जोड़ी होती है। ये उनके सामूहिक स्त्राव को वीर्य प्लाज्मा कहा जाता है।
और इसमें क्या होती है, फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा और एंजाइमों से भरपूर होती है। ठीक है, मतलब ये जो वीर्य प्लाज्मा होता है उसमें सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस स्पर्म, है ना, ये इससे बनी हुई रहती है, प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों का सिक्रीशन जो रहती है वो बनाती है, और प्लस के अंदर में क्या हो जाएंगे, स्पर्म, तो इनके मिलकर ही क्या बनती है, यहाँ पर सीमन बनती है। क्या बनती है, सीमन। मतलब 90% जो पार्ट रहता है सेमाइनल, मतलब इसका वीर्य प्लाज्मा का, वो 90% रहता है, जबकि 10% पार्ट रहता है क्या, शुक्राणु या स्पर्म रहते हैं, इन दोनों से ही क्या बनी हुई रहती है, सीमन बनी हुई रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। एक ग्लैंड्स है तो ग्लैंड का सिक्रीशन भी जानना है, तो इन्हीं के सिक्रीशन से क्या बनती है, सीमन। तो और सीमन से पहले यहाँ पर रहती है, इसका सिक्रीशन जब आएगा तो 90% तो यही रहती है, 10% ही बस स्पर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे और देखें। ठीक है, इसको भी जानते हैं हम लोग कि वीर्य प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। तो देखो, वीर्य प्लाज्मा जो रहेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं उसको, है ना, उसका काम को देखते हैं हम लोग। तो शुक्राणु के परिवहन में मदद करता है, तो ये बात याद रखना कि इसके अंदर में ऐसे कंटेंट रहते हैं जो स्पर्म के जो ट्रांसपोर्ट होती है, या बोला जाए कि उसके गमन के लिए मदद करता है, कौन, वीर्य प्लाज्मा। दूसरा, शुक्राणु को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। देखो, कुछ समय के लिए एपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है, तो उस टाइम में वहां पर न्यूट्रिशन मिलते रहता है उसको। जब शुरुआत में बनते हैं टेस्टिस के अंदर में, तो सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देती है। बाद में जब वहां से निकल जाती है तो एपिडिडाइमिस देता है, और उसके बाद में फिर से जब सेमाइनल वेसाइकल, या बोला जाए कि जो सहायक ग्रंथि है, उनका जब सिक्रीशन इनके साथ में शामिल होता है, स्पर्म के साथ में, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है सेमाइनल प्लाज्मा वाला जो कंटेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज देखें हम लोग, क्या कि इसमें, इस सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, दूसरा कैल्शियम की भी मात्रा रहती है, और तीसरा बहुत सारा एंजाइम भी रहता है जो आगे चल के ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जान गए हम लोग। इसके आगे और देखें, यह योनि की अम्लता का मुकाबला करने के लिए क्षारीयता प्रदान करता है। मतलब ये है कि वेजाइना के अंदर में एसिडिक पीएच रहता है, तो यहाँ पर एसिडिक पीएच 4 to 5 होता है, क्योंकि वहां पर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाई जाती है। तो इसके जो अम्लता रहता है एसिडिक पीएच, उस एसिडिक पीएच को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब वहां पर बेसिक पीएच देने का काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अलावा कैल्शियम है, कुछ एंजाइम है, वो क्षारीयता प्रदान करेगा ताकि वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है, कॉपर्स ग्रंथि की ग्रंथियों का स्राव पेनिस को चिकनाई देने का काम करती है। मतलब ये है कि जिस टाइम में कॉपुलेशन होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स होते हैं, मतलब पेनिस इंसर्ट होता है वेजाइना के अंदर में, तो उस टाइम में इस पेनिस को क्या देने का, रफ मत हो करके इसको चिकनाई प्रदान करने के लिए कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन शामिल होता है। तो वो जो रहती है प्लाज्मा सेमाइनल प्लाज्मा में ही शामिल रहती है। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहती है उस टाइम में कॉपर्स ग्लैंड से जो रिलीज होने वाली जो म्यूसिलेजिनस एक लिक्विड टाइप का जो द्रव है, वही क्या करती है, पेनिस को चिकनाई प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, एपिड्राइमिस वाज डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट का स्त्राव शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए मदद करता है। सीधी सी बात है कि जिससे होकर स्पर्म जो मतलब जब निकलेंगे, वहां से स्पर्म निकलेंगे, तो वहां पर स्पर्म को पहले परिपक्व होना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन करने से पहले। तो फर्टिलाइजेशन एवं उसके मूवमेंट या गतिशीलता में मदद करने का काम करती है कौन, ये जो इनका सभी का जो स्त्राव होती है, वही सब चीजें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। अब अगला है, हम लोग पूरे जितने भी सहायक लैंगिक अंग थे उन सब के बारे में जान चुके। अब हमें जानना है पेनिस के बारे में। तो पेनिस क्या होती है जानते हैं, तो ये होती है बाहरी जननांग, मतलब होती है एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है मेल का, तो ये बाहरी जननांग होती है पेनिस। तो यह एक मैथ्यून या कॉपुलेटरी अंग है, मतलब इसी के द्वारा क्या होती है, मैथ्यून या बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन होती है, इसी के द्वारा विजाइना के अंदर में इंसर्शन होता है। तो ये मैथ्यून या कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं कौन, पेनिस। यह विशेष उत्तेजित स्पंजी उत्तकों से बना होता है। मतलब विशेष उत्तेजित का मतलब यहाँ पर ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ऊतक रहते हैं जो क्या करते हैं, इरेक्शन में मदद करते हैं। इरेक्शन का मतलब पेनिस का साइज बढ़ता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मतलब बोल सकते हैं मैथ्यून के समय में पेनिस का जो साइज है वो बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा जानते हैं हम लोग। तो देखो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कार्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा कार्पोरा स्पोंजियोसम, ये दोनों जो रहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू है।
ये दोनों क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू, और इसमें इरेक्शन होता है, इरेक्शन होता है, और इरेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है देखना, जब स्पंजी ऊतक रक्त से भर जाती है तो पेनिस बढ़ जाता है या गर्भाधान की सुविधा प्रदान करता है। मतलब ये है कि पेनिस का साइज पहले लूज रहता है, जैसे इसके अंदर ब्लड भरेगा, यहाँ पर साइनोसॉइड नाम की एक कैविटी रहती है, वहां के वेन्स में, तो वेन्स में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, और यहाँ पर इसकी वजह से वेन्स में ब्लड क्या हो जाता है, फुलफिल ब्लड, फुलफिल, और इस ब्लड के फुलफिल होने की वजह से इसका साइज जो रहेगा, पेनिस का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखना है कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कार्पोरा जो है कार्पस स्पोंजियसम, ये दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है, जैसे हम डायग्राम से देख भी सकते हैं, पेनिस के शंकु के आकार के नोक को ग्लांस पेनिस कहा जाता है, यह प्रीपियस फोर स्किन से ढका हुआ रहता है। मतलब जो पेनिस का जो सबसे बोला जाएगा टर्मिनल एंड होती है ना, उसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस, मतलब ग्लांस मतलब हेड ऑफ द पेनिस, पेनिस का हेड होता है, और ये जो रहता है स्लाइटली जो है पिंक कलर के दिखाई देती है, स्लाइटली पिंक कलर के दिखाई देंगी, और ये कवरिंग रहती है किसमें, फोर स्किन के द्वारा क्या रहती है, कवरिंग, है ना, तो ये कवर रहते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ कम्युनिटी वगैरह जो रहते हैं, है ना, कम्युनिटी में इसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं फोर स्किन को, तो इसको सरकमसेशन बोलते हैं, सरकमसेशन मतलब इसको खतना करना बोलते हैं, तो इसको हटा दिया जाता है कुछ कम्युनिटीज में फोर स्किन को, है ना। ये क्या करता है, फोर स्किन का काम ये होती है कि यहाँ पर ये जो ग्लांस पेनिस रहता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, तो प्रोटेक्शन देती है, और यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस भी बनते हैं। जब फोर स्किन से ढकी हुई रहती है तो यहाँ पर एक चीज और बनता है, उसको भी याद रखना, यूरेथ्रल मीटस बनती है। मतलब यूरेथ्रल मीटस के पास, मतलब बोल सकते हैं जो ओपनिंग रहती है यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस, उसके पास में यहाँ पर ये जो है ना अननेसेसरी जो पार्ट होते हैं, ये क्यों बनती है, इसका कार्य अभी ज्ञात है। तो ये जो होती है म्यूकस के जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये हम आउटर स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें ये यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा ये पेनिस से होकर बाहर की ओर में रिलीज होती है। इधर से भी स्पर्म आए हुए रहते हैं, इधर से ऐसे घूम के आया हुआ रहता है, स्पर्म रिलीज होते हैं टेस्टिकुलर डक्ट्स के द्वारा। तो ये सब चीज जो होती है, ये पेनिस जो है आउटर स्ट्रक्चर होती है, बाह्य जननांग होती है, और इसके बाहर की ओर टेस्टिस के यहाँ पर ये जो स्क्रोटम होता है उसके बाहर की ओर में यहाँ पर प्यूबिक हेयर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना, प्यूबिक हेयर। ठीक है, तो इतना बात हम लोग जाने। एक चीज और जानते हैं हम लोग यहाँ पर टेस्टिस के बारे में, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे वहां पर एक चीज और जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं टेस्टिस, टेस्टिस जो रहती है यहाँ पर, इसके पहले वाले में देखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर की बात हम लोग किए थे, टेम्परेचर वहां पर उसके बात करेंगे। यहाँ पर इस टेस्टिस में जो हम लोग टेम्परेचर, कम टेम्परेचर होती है करके बात किए थे, कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यही कारण के स्क्रोटम के अंदर में आ जाती है टेस्टिस। तो यहाँ पर एक चीज और जानना है, यहाँ पर स्क्रोटम जो रहती है इसी के अंदर में रहती है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है कहाँ पर रहती है, स्क्रोटम के अंदर में रहती है। तो स्क्रोटम के अंदर में क्यों रहती है, क्यों आई रहती है, तो पहला रीजन तो जाने क्या, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहती है टेम्परेचर। दूसरा और क्या जानना है कि स्क्रोटम में एक विशेष मसल होती है जिसका नाम है डॉटस मसल। तो डॉटस मसल क्या करती है जानते हैं, तो डॉटस मसल का काम होता है इसको श्रिंक करना और इसको क्या करना, रिलैक्स करना। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में, विंटर, तो इस टाइम में क्या हो जाती है, ये अपवर्ड शिफ्ट होती है, अपवर्ड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि इस टाइम में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का क्या रहता है, कम रहता है। तो ड्यूरिंग विंटर ये क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब क्या होंगे, यहाँ पर सिकुड़न होगा, तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है उस टाइम में। बाकी जो गर्मी के टाइम होती है, ड्यूरिंग समर, तो ड्यूरिंग समर मतलब गर्मी के टाइम में क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है, डाउनवर्ड, और इसकी वजह से ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, मतलब उस टाइम में लूज हो जाती है। तो ये डॉटस मसल की वजह से होता है स्क्रोटम में, और हर टाइम स्पर्म प्रोडक्शन करना है, इसी की वजह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। और हम लोग लास्ट में देखे भी क्या कि जो है ना पेनिस के स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ के बारे में पूरा जान गए हम लोग, तो ये सब चीज़ होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके आगे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम पढ़े वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेगी,
है ना। तो नीट जून KWD क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना है, और यहाँ से हम इस नंबर से के थ्रू इस नोट्स वगैरह को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।